ये है मेरे पेशेंट का भेजा हुआ स्क्रीनशॉट जिसमें उसने डिफरेंट टाइमिंग्स लिखी हुई हैं। मैक्सिमम 20 मिनट और कम से कम 6 से 4 मिनट के अंदर उसको दोबारा से ब्रेस्ट फीड कराना पड़ रहा है अपने बेबी को, जो कि अभी सिर्फ 2 टू 3 डेज़ ओल्ड है। मुझे वो पेशेंट कहती है कि मैं तो वॉशरूम भी नहीं जा पा रही हूँ। हर वक़्त मुझे एक ही जगह पे बैठा रहना पड़ता है। सारा-सारा दिन और रात गुज़र जाती है और कुछ पता नहीं लगता कि कब सुबह हो रही है और कब शाम हो रही है। ना मुझे अपनी फ़िक्र है, ना मुझे अपनी डाइट की फ़िक्र है। ऊपर से मेरा सिज़ेरियन भी हुआ है, तो उस वज़ह से मेरी कमर में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। आखिर ये कब तक चलेगा? अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। आज हम बात करेंगे बेसिकली रियलिस्टिक पॉइंट्स के हवाले से, स्पेशली न्यू मॉम्स के लिए, जिनको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उनके साथ उनकी ज़िंदगी में ये क्या चीज़ हो चुकी है। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ एंड न्यूबॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। अगर आप न्यू मॉम हैं और अपने बेबी से रिलेटेड बेसिक केयर टिप्स के हवाले से बहुत ही क्लूलेस हैं, जिसमें रैशेस शामिल है, ब्रेस्ट फीडिंग शामिल है, बॉटल फीडिंग या बहुत ज़्यादा दूध निकालना और भी बहुत सारी अनलिमिटेड चीज़ें, तो आप ये प्लेलिस्ट लाज़मी जाके चेक कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट एंड टायरिंग जर्नी है ये। आपको कोई कुछ भी कहे, चाहे वो आपको पॉजिटिव अफ़र्मेशन दे रहा है या वो आपको नेगेटिव किसी चीज़ से एसोसिएट करे। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ रियलिटी की। ये एक नाइटमेयर है। एक माँ के लिए ब्रेस्ट फीड कराना एक बहुत ही मुश्किल बात है, शुरू के टाइम पीरियड स्पेसिफिकली। अब यहाँ पे जो रियलिस्टिक पॉइंट है वो ये है कि देखिए, शुरू का जो पहला हफ्ता होगा ना आपका, वो आपकी ज़िंदगी में सबसे मुश्किल तरीन हफ्ता होगा। इसके अंदर जिस तरीके से मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया है, एज़ इट इज़ सेम यही लाइफ़स्टाइल चलेगा। 3 से 4 दिन के बाद आप बिल्कुल डिप्रेस हो जाएँगी कि ये आखिर कब तक चलेगा। तो यहाँ पे आपको मैं यही क्लैरिफ़ाई करने के लिए बैठी हुई हूँ कि देखिए, फर्स्ट वीक एक्सट्रीमली टफ, इसके बाद 4 से 6 हफ्ते या आप लगा लें 2 से 3 हफ्ते थोड़े से बेहतर होंगे, थोड़े से बेहतर, ठीक है? यही रूटीन चलेगा, दिन-रात का कुछ नहीं पता, वॉशरूम का कुछ नहीं पता, अपनी डाइट का कुछ नहीं पता। 6 वीक्स या आप रख लीजिए 8 वीक्स, मतलब 2 महीने का हिसाब, उसके बाद हालात कुछ बेहतर हो जाएँगे। मैं ये नहीं कहती कि चिल्ले के बाद या 2 महीने के बाद बिल्कुल ज़िंदगी सेट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। हर मॉम की अपनी लाइफ होती है और अपना एक शेड्यूल होता है, लेकिन मैं जनरलाइज्ड वे में और मेजॉरिटी की बात करूँ तो ऐसा ही है। आपको इस चीज़ की पता होनी चाहिए, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, कि देखिए, अगर आप 100% ऑक्यूपाइड थी ना अपने पहले 1 हफ्ते में, तो अब आप 90% ऑक्यूपाइड होंगी। 10% अब थोड़ी-सी ढील आपको मिल जाएगी इस केस में कि आधा घंटा या पौना घंटा आप थोड़ा फ्री हो सकती हैं। वॉशरूम जाने का टाइम पूरे दिन मैं बता रही हूँ, हर फीड की बात नहीं बता रही मैं। जाने का टाइम मिल जाएगा, खाने का टाइम मिल जाएगा, अब थोड़ा बहुत हालात बेहतर होना शुरू हो जाएँगे। इसके बाद जब 4 से 6 माह होंगे, तो 80 टू 70% आप फ्री रहना शुरू हो जाएँगी। चीज़ अभी भी डिफ़िकल्ट होगी और उन मदर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है जो अपने बच्चे के स्लीप साइकिल पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रही होंगी। यहाँ पे एक और ख़तरनाक बात मैं आपको ये बताऊँ कि शुरू का जो मैंने आपको टाइम पीरियड बताया ना, 6 हफ़्ते का और 8 वीक्स का, इसके अंदर आपका कोई स्लीप साइकिल नहीं है। आपकी ना दिन है ना आपका रात है, क्योंकि बेबी का कोई स्लीप साइकिल नहीं। वो जब उठेगा, जब रोएगा, आपने दूध पिलाना है। 5 मिनट भी पिएगा, 4 मिनट भी पिएगा, 10 मिनट भी पी सकता है, 20 मिनट मुँह लगा के रखेगा लेकिन पिएगा नहीं। ये सब कुछ जो हो रहा है उसका पीछे साइंटिफिक रीज़न ये है कि 6 से 8 हफ्ते के बाद आपके बेबी का जो स्टमक यानी मैदे का साइज़ है, जिधर दूध जमा हो रहा है जाके और उसको एनर्जी दे रहा है, उसका साइज़ पहले अखरोट जितना था, तो अब वो थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा, सेब जितना हो जाएगा। तो ऐसे होने की वजह से जब ज़्यादा दूध वो स्टोर कर सकेगा तो कम रोएगा और ज़्यादा देर तक भूखा नहीं होगा। सही, तो अब ये हर माँ पे इसकी वेरिएशन है। मैं आपको स्पेसिफिक नहीं बता रही कि ऐसा ही होने वाला है। ये माँ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो खुद जानती है कि इतनी देर के बाद मेरा बेबी दूध माँग लेता है। सही, तो बिल्कुल पर्सनल इसको लेके नहीं जाना, जनरलाइज़्ड वे में आपने चीज़ों को समझना है। और इसके बाद अब एक लेवल आ जाएगा जब आपका बेबी 6 महीने का हो जाएगा, तो इसके बाद आप उसे दूध के साथ-साथ खाने की चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर देंगी। ठीक, मैं उन माँओं के बारे में बात नहीं कर रही जो 3 साढ़े 3 महीने के अंदर ही सागू वाटर फॉर्मूला मिल्क में या वो ब्रेस्ट फीड के साथ कुछ लोग तल के पिला रही हैं, मेरी समझ से बाहर है हमारी तमाम मदर्स। ठीक? तो 6 महीने के बाद आपको प्रॉपर, जैसे मैंने डाइट प्लान बताया हुआ है अपनी इस वीडियो के अंदर, आप लाज़मी जाके उसे चेक करें। टारगेट आपका ये होना चाहिए कि 6 टू 7 मंथ्स के अंदर आपको 90 से 10 का रेशियो अचीव कर ले। 90% अभी भी वो आपकी फीड पर ही है
और 10% सॉलिड्स उसके पेट में चले जाने चाहिए इस तमाम टाइम पीरियड में। इसके बाद जब आपका बेबी 8 मंथ्स ऑनवर्ड्स यानी 8 से 9 माह का हो तो यही रेशियो 70 to 30 बन जाना चाहिए। और जब आपका बच्चा 1 ईयर को टच कर जाए तो आपका टारगेट हो कि वो 50% अगर फीड ले रहा है तो 50% ही वो खाना भी खाए। अब यहाँ पे हम कुछ पंप्स के हवाले से बात कर लेते हैं। देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग में बेसिकली कुछ ट्रेडिशनल पंप्स आते हैं क्योंकि वो रेड कलर का उनका पंप होता है। एक मैनुअल पंप्स आते हैं जिसको आप यूँ प्रेस कर सकते हैं। और थर्ड जो कि सबसे जदीद है वो है इलेक्ट्रिकल पंप। अब इलेक्ट्रिकल पंप भी एक सिंगल आता है, मतलब एक ब्रेस्ट के लिए, और डबल आता है 2 ब्रेस्ट्स के लिए। तो मैं अगर आप डॉक्टर हैं या आप टीचर हैं या आप ऑफिस जॉब करने वाली हैं तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है कि आप इलेक्ट्रिकल पंप लें। लेकिन अगर आपके लिए फ़ीज़िबल है इलेक्ट्रिकल पंप लेना, अगर आप ऑफिस जॉब या कोई सी की जॉब नहीं करती तो भी ठीक है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप पहले से स्टोर करके रख लेती हैं। मैम, ब्रेस्ट मिल्क कितना स्टोर करके रखना चाहिए, क्या उसका टाइम पीरियड है, रेफ्रिजरेट कितनी देर तक कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर में कैसे कर सकते हैं, इन सब की इन्फॉर्मेशन मैंने इंस्टाग्राम पे अपनी दी हुई है, वहाँ से जाके चेक कर सकती हैं। इसके अलावा बहुत सी मदर्स कुछ ऐसी हैं जो कि डॉक्टर हैं, जो कि ऑफिस जॉब करती हैं। उन्होंने मुझसे जब कंसल्ट किया तो उन्होंने प्रॉपर अपने चार्ट्स मुझसे बनवाए कि आखिर मैं कब से कब तक पंप करूँ, कब पंप करूँ। इसके अलावा मुझे इस टाइम पीरियड से इसको फ़ॉर्मूला देना है क्योंकि मैं मिक्स फीडिंग करती हूँ, तो उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो अगर आपको भी इसी टाइप की कोई इश्यूज़ है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और सवाल जो कि बहुत सारी मदर्स का होता है कि हमें पंप कब-कब करना चाहिए। देखिए, कब-कब करना चाहिए वो तो आपकी अपनी हिस्ट्री पे डिपेंड करता है, मैं उसके हिसाब से ही बता सकती हूँ। लेकिन पंप का यूसेज इस तरीके से है कि आप जब भी स्टार्ट करें 10 मिनट के लिए पंप करें, फिर आप ब्रेक लें 5 मिनट का, फिर अगेन 5 मिनट के लिए आप पंप करें, फिर ब्रेक लें, फिर उसके बाद अगेन 10 मिनट के लिए पंप करें। इस तरीके से करेंगी तो सप्लाई भी इंक्रीज़ होगी और आपके पास ज़्यादा आउटपुट आपको मिलता चला जाएगा। मज़ीद टिप्स जो है वो ये है कि अगर आपके पास एक 2, ढाई, 3 साल का बड़ा बच्चा भी है और आपका भी न्यू बॉर्न हुआ है, तो उस केस में लाज़मी आपके पास एक एक्स्ट्रा बंदा होना चाहिए घर में आपके हस्बैंड के अलावा। मैं हस्बैंड को काउंट नहीं कर रही इसके अंदर। इससे फ़ायदा ये होगा कि वो आपके बड़े बेबी को थोड़ा सँभाल सकेगा, थोड़ा बहुत आपके लिए आसानी हो जाएगी। शुरू के 1 हफ्ते तो लाज़मी कोई ना कोई होता ही है सबके पास, लेकिन अराउंड 1 मंथ या 15 टू 20 डेज़ तो ज़रूर कोई थर्ड हेल्पिंग हैंड होना चाहिए आपके पास। क्योंकि देखिए, अगर आपका नॉर्मल हुआ है बेबी या आपका सी सेक्शन हुआ है, दोनों ही केस में ऑलमोस्ट 1 हफ्ता लगता है रिकवरी में। तो ऐसे केस में आपके पास हेल्पिंग हैंड हो जो कि आपके खुद की डाइट का भी ख्याल करे और अगर आपका बड़ा बिग बेबी है, तो उसका भी वो ख्याल कर सके। इसके अलावा टिप जो है वो ये है कि देखिए, जितना ज़्यादा बेबी को अपने सीने से आप लगाएँगी, लैच करवाएँगी, उतना ही ज़्यादा मिल्क सप्लाई इंक्रीज़ होती है। दूध नहीं भी आ रहा तब भी बेबी को अपने सीने से लगाइए। उसे नहीं भी पीना तब भी उसको सीने से लगाइए। जितनी ज़्यादा मर्तबा शुरू के टाइम पीरियड में आप ऐसे करती रहेंगी उतना ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे एक बात समझने की ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो ये कि शुरू के 3 से 4 दिन बहुत ही थोड़ा-थोड़ा दूध आता है हर मदर को। 3rd डे के बाद से लेके 10 दिन तक जो दूध आ रहा है वो मैक्सिमम 100 ml तक होता है। अगर आप पंप करती हैं तो आपको पता लग जाएगा, ये नॉर्मल है। 10 से 15 दिन के बाद सप्लाई सही वाली इंक्रीज़ होती है। तो इस तरीके से डीमोटिवेट हो जाना कि दूध नहीं आ रहा, उसका तो आ चुका था, मेरी सप्लाई कम है, ये सब गलत बात है। डीमोटिवेट नहीं होना होता, असल साइकिल आपको अपनी ब्रेस्ट फीडिंग की पता होनी चाहिए। एंड लास्टली, अगर आपको मिल्क सप्लाई इंक्रीज करनी है बेबी को लैच करने के और पंप करने के अलावा, तो गैलेक्टोगॉग्स यानी कि मिल्क सप्लाई इंक्रीज करने की दवाइयाँ भी आती हैं जो कि हर्बल होती हैं और कम्प्लीटली सेफ होती हैं। इसके अलावा आप मेथी और ज़ीरा का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। रात में 1 चम्मच ज़ीरा भिगो के 1 कप पानी में रख लीजिए, अगले दिन वो पानी पी। ज़ीरा आपको पसंद है तो खा लीजिए, नहीं पसंद तो खाली पानी पी लें। इस तरीके से 3 से 4 दिन के अंदर-अंदर आपकी सप्लाई में आपको डिफ़रेंस फ़ील होगा। अब यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि आपको लैच करवाना आना चाहिए। आपको प्रॉपर टेक्निक पता होनी चाहिए कि आपने बच्चे के कौन से हिस्से को पकड़ना है, बच्चे के मुँह और आपके ब्रेस्ट के दरमियान किस तरीके के कॉन्टैक्ट होना चाहिए, उसके होंठ कैसे होने चाहिए, आपका निपल कितना अंदर तक जाना चाहिए, ये पूरा एक लैक्टेशन की पूरी इसके अंदर कंसल्टेशन शामिल है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इतने बड़ों से है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप न्यू मॉम हैं और आपको नहीं पता तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आपको अपने बेबी से रिलेटेड फूड प्लेलिस्ट चेक करनी है तो आप वो भी लाज़मी जाके यहाँ से चेक कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शुक